सलाम है कादी जमील के ऊपर कि उसने अपने बेटे को नॉर्मल करने के लिए हर वो स्टेप लिया जो एक इंसान अपने रिसोर्सेज में रहते हुए मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट करता है। जी। मैंने देखा कि जिम में गए हैं तो उसके साथ खेल रहे हैं, उससे बात करते मुस्कुरा रहे हैं, उसके जिम में उसके पार्टिसिपेशन में दे रहे हैं, उसकी आज़ादी दे रहे हैं, उसको कारोबार करवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंजाब विलेज रंग के साथ मैं हूं जाहिद सिंधु। नाजरीन, इस वक्त जो है मेरे साथ माहिर नफ्सियात साजिद साहब मौजूद हैं। जैसा कि चंद दिन पहले जो है आसम जमील इंतकाल कर गए थे और कहा यह जाता है कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे जो थे वो नफ्सियात के मरीज थे। तो साजिद भाई से आज पूछेंगे कि ये नफ्सियात के मरीज क्या होते हैं। पूरी बात जो है वो साजिद भाई से करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा अपना तारफ करवा दें सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ और एमफिल मैंने क्रिमिनोलॉजी में किया है और अब हमारे पास बिहेवियर साइंस में एक नई डिग्री पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, पीएचडी इन सोशल साइंसेज। जी जी। तो उसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बायोलॉजिकल फिनोमेना को इकट्ठा करने के बाद हम पूरी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बेसिकली पीएचडी स्कॉलर हूँ जी जी। और बिहेवियर पे मेरा काम है। जी जी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि आसम जमील साहब को कह रहे हैं कि कोई नफ्सियाती मरज थी, तो ये क्या होती है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अमूमी तौर पर मैंने देखा कि मीडिया के ऊपर एक भौचाल बर्पा कर दिया गया और एक तूफान बदतमीजी था। देखने में आया कि इल्ज़ाम तराशियाँ थीं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली उनके बेटे ने और वो आलम दीन का बेटा था, उसने ऐसा क्यों किया। बात यह है कि नफ्सियाती कैफियत में जिन जिन लोगों के घर में नफ्सियाती पेशेंट मौजूद हैं, मरीज मौजूद हैं, वो जानते हैं कि उन्हें कितनी बड़े जिम्मेदारी से गुजरना पड़ता है। पेशेंट जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होता है वो अपने मूड को कंट्रोल में नहीं रख सकता। अमूमी तौर पे आपने सुना होगा एक बहुत लफ्ज़ है बेचैनी और दूसरा है उदासी। उदासी। इसे टर्मिनोलॉजी में जब आप साइकेट्री की ज़बान में लेके आते हैं तो बेचैनी कहते हैं एंजाइटी और जो उदासी है इसको कहते हैं डिप्रेशन। ऐसा पेशेंट जिसके ब्रेन केमिकल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है किसी भी कारण, वो नफ्सियाती रीज़न, समाजी वजूहात की बुनियाद पर भी हो सकती है और जिस्मानी केमिकल की खराबी की वजह से भी आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो अपनी उदासी को, अपनी बेचैनी को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। इसी वजह से हम उन लोगों को नफ्सियाती मरीज कहते हैं और इनका इलाज किया जा सकता है। अच्छा, वो सर बताइएगा वो कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें कहते हैं कि मरीज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, जैसे बर्तन वगैरह तोड़ने, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, अमूमी तौर पर इसकी भी कैटेगराइजेशन है। जी जी। एक इसे हम आम जबान में कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर में आपने कभी देखा होगा कि हमारे पुराने वक्तों में वालिद घर में आया और नमक सालन में कम था तो उन्होंने उठाया और छाबी को, चंगेरी को, ये खाने की प्लेट को, उसके बाद कटोरी को फेंका और गुस्से में आ गए। तो अमूमी तौर पे एक ऐसा गुस्सा होता है जो नॉर्मल इंसान में कभी ज़्यादा आ जाता है और कभी कम हो जाता है। लेकिन नफ्सियाती मरीज जो होता है उसका गुस्सा इंतहाई एबनॉर्मल होता है। अचानक ही वो बैठा बैठा कोई चीज़ उठा के फेंक सकता है। अगर उसकी दवाइयों से उसको कंट्रोल ना किया जाए तो वो हमला कर सकता है, इवन अपनी जान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे मरीज अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि साइकेट्री के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं और मेडिकेशन के साथ वो पेशेंट अपनी लाइफ को कैरी कर सकता है। लेकिन याद रहे कि अगर पेशेंट नफ्सियाती दबाव में समाजी वजूहात की बुनियाद पर है, अगर उसे डिप्रेशन फैमिली के बुरे रवैये की वजह से है, बेरोजगारी की वजह से उसको गुस्सा आना शुरू हो गया है, या उसके प्यारे उससे जुदा हो गए हैं, या अपनी ज़िंदगी में किसी भी मकसद में नाकाम हो गया है, ऐसा शख्स के इलाज बहुत आसानी से मुमकिन है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसका नफ्सियाती मसला दिमागी रिसेप्टर की वजह से, न्यूरॉन ख़राब होने की वजह से, ब्रेन के केमिकल ख़राब होने की वजह से हो, ऐसे पेशेंट को हम दवाइयों से लिमिटेड तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नफ्सियात की वजूहात क्या होती हैं, कैसे मतलब मरीज बन जाता है इंसान? अब देखें, अमूमी तौर पर तो मैं एक आम इंसान को बात करता हूँ। कुरान मजीद की बहुत प्यारी आयत है जिसमें लफ्ज़ है नफ्सुल मुतमइन्ना। जी। ए इंसान, अपने नफ्स पे मुतमिन हो जा। नफ्स का मतलब आपकी बॉडी नहीं है, जो आपके हाथ हैं इन पे आपकी एपिडर्मल है, आपकी स्किन है, इसके पीछे गोश्त है
और ये पूरी आपकी भी आंखें मेरी भी आंखें हैं, आपका दिल है मेरा दिल है, आपके हाथ है मेरे हाथ है। ये एक इंसान जो आपको अपीयरेंस में नजर आता है, दर हकीकत इंसान नहीं होता, इसके अंदर एक रूह होती है जी। इस रूह जो है, इसमें कभी उदासी आती है, कभी खुशी के तासुरात आते हैं, कभी गम के तासुरात आते हैं, कभी वो बेचैन हो जाती है। इन कैफियत को साइकेट्रिस्ट डील करते हैं। जी जी। इन कैफियत को साइकेट्रिस्ट डील करते हैं। आपको मैं बहुत आम से मिसाल दूं कि नबी के दौर में नबी ने फरमाया कि आपने इस दर्रे को नहीं छोड़ना, और वहां पे 70 तीरंदाजों क्या कर दिया था, मुतय्यन कर दिया था जी। लेकिन वो आपकी नसीहत को भूल गए, और भूलने के बाद वो मालिक गनीमत इकट्ठा करने नीचे आए तो क्या हुआ, पीछे दुश्मनों ने, कुफार ने हमला कर दिया और फिर मुसलमानों पे उदासी छाई। जी जी। और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने आप पे सकीनत तारी की, आपको हौसला दिया। सकीनत क्या होती है, वो है आपका हौसला। हौसला कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कम होता है। जी जी। अब डिप्रेशन और उदासी जब इंसान पे आती है, तो आपने भी कभी देखा होगा कि कभी आपका भाई की शादी हो, कोई आपकी कामयाबी आपको मिले, आपको रोज़गार अच्छा मिल जाए, सरकारी जॉब आपको मिल जाए, एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए, तो लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। लेकिन अचानक ही किसी का पेशेंट कैंसर का मरीज हो जाए, और अचानक ही किसी को पता चले कि ना अभी इसको हार्ट अटैक, वो मर गया है, जवान बन रहा है, तो उदासी आपने देखी होगी। जी जी। उदासी की कैफियत नबी के ऊपर भी आई, उदासी कैफियत बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी आती है, इवन बहुत से अलामा कराम के ऊपर भी आई। और याद रहे कि उदासी और बेचैनी उन लोगों में ज़्यादा आती है जो ज़हीन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं जी। वो आम इंसानों से थोड़े से जो हटके होंगे, उन पर उदासी ज़्यादा आ सकती है। तो उदासी के वजूहात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि हमें समझ आनी चाहिए कि उदासी हम पे आ गई है, डिप्रेशन हम पे आ गया है। जब आप उदासी बेचैनी को समझ जाएंगे तो इलाज करने के लिए आप किसके पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या सोशियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। और याद रहे कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है, साइकेट्रिस्ट जो होता है, वो दवाइयाँ देने के अलावा आपकी क्या करता है, ब्रेन को काउंसलिंग के जरिए ठीक करता है। और ये काम एक आलिम दीन बहुत तरीके से कर सकते हैं। जी जी। मिसाल के तौर पर एक शख्स गुनाहों में डूबा हुआ है, ड्रिंकिंग करता है, शराब पीता है और हराम खाता है, उसको एहसास हो जाए, जब एहसास होगा तो क्या होगा, नदामत आएगी, बेचैनी आएगी। उस बेचैनी को दूर करने के लिए क्या करता है, एक आलिम दीन उसको हौसला देता है कि तुम मगफिरत की राह पे आओ, अल्लाह की ज़ात आपको माफ़ कर देगी, और रसूल की इताअत कर लेंगे तो बाकी गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और आप लोगों के साथ हुस्न सलूक करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग के थ्रू बेचैनी को और डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। तो ज़रूरी ऐसे पेशेंट को जो बेचैनी के मरीज़ हों, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला हों या साइकोटिक हो, नफसियाती आर्जे में पागलपन का दौरा पड़ रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को ज़रूर ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो उसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा साजिद भाई, एंड पे आप बताइएगा, मौलाना तारिक जमील साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, अब उनको दुख भी बहुत ज़्यादा है, तो आप कितना समझते हैं कि मौलाना साहब ने जो है अपने बेटे के लिए जो है वो ख़ास इंतजाम किए हुए थे? जैसे हमने देखा कि उनकी जिम की वीडियोस भी बड़ी वायरल हो रही हैं कि वो जिम करते थे, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपने शायद वो जुमले नहीं सुने जो मेरे पास एक क्लिप में मैंने सुने, जिसमें तारिक जमील साहब कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, मेरे बच्चे, मैं आपकी वजह से इस दुनिया में ज़िंदा हूँ, और मैं, मेरी बीवी और मेरे बेटे ने अपनी तमाम ज़िंदगी आपके लिए मुक़य्यद कर दी। जी। देखें, ऐसा पेशेंट जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो इम्पल्सिव बिहेवियर रखता है, जिसके ब्रेन का प्रॉब्लम है, और वो लगातार अपनी एक पोटली बनाकर, एक बैग बनाकर अपने पास रखता है, किसी टाइम भी उसके पास पैनिक अटैक आएगा डिप्रेशन का, किस टाइम भी उस पर गुस्से का अटैक आएगा, तो फ़ौरन उसकी मेडिसिन दी जाती है। ऐसे पेशेंट को फैमिली कंट्रोल करती है। अमूमी तौर पर जो आलिम दीन ना हो और ऐसे लोग जो कि इस बीमारी को ना समझते हों, तो ऐसे पेशेंट को पागलपन के दौरा समझते हुए उसे पागल खाने में जमा करा देंगे या किसी रिहैब सेंटर में जमा करवा देंगे। लेकिन सलाम है तारिक जमील के ऊपर कि उसने अपने बेटे को नॉर्मल करने के लिए हर वो स्टेप लिया जो एक इंसान अपने रिसोर्सेज में रहते हुए मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट करता है। जी। मैंने देखा कि जिम में गए हैं तो उसके साथ खेल रहे हैं, उससे बात करते मुस्कुरा रहे हैं, उसके जिम में उसके पार्टिसिपेशन में दे रहे हैं, उसकी आज़ादी दे रहे हैं, उसको कारोबार करवा रहे हैं। तो मुझे इंतहाई अफसोस है, इंतहाई दुख है कि लोग इस मुश्किल वक्त में, जब उसने इतना अपने बेटे के लिए किया, लोगों को इस ढारस में, इस मौके पर ढारस देनी चाहिए, लेकिन लोग उनके पर तनकीद कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में ऐसे कि बहैसियत मुसलमान और हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह की तनकीद करें, बल्कि हमें उन्हें हौसला देना चाहिए कि वो आलिम दीन है, उसने इतना मुश्किल वक्त अपने बेटे के साथ गुजारा, तो हमें उनकी शाबाश देनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाजरीन, साजिद भाई की आप लोगों ने बातें सुनी, बहुत ही आसान तरीके से जो है इन्होंने हमें समझाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।